नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास में संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पर जाएं, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो गवर्नमेंट होती है यानी कि सरकार होती है उसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। पहली लेजिस्लेचर, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाने का काम करती है, लॉ फॉर्मेशन का काम करती है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो उस लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, और जुडिशरी है वो जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब यहां पे हम देखें तो जो लेजिस्लेचर है वो सेंटर की लेजिस्लेचर अलग होती है और स्टेट की लेजिस्लेचर अलग होती है। ठीक वैसे ही एग्जीक्यूटिव भी सेंटर की अलग होगी, स्टेट की अलग होगी, है ना। और जुडिशरी पूरी इंडिया की इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, यानी कि जिसमें टॉप हायरार्की पर सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो एक बार हम समझ लेते हैं चीजों को, जैसे कि मैं बेसिकली आपको बता देता हूं, यहां पे बता देता हूं मैं आपको, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की यानी कि सरकार की, जब हम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट है उसकी तीन ब्रांचेस होती हैं, उसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। पहली को कहते हैं लेजिस्लेचर, पहली को कहते हैं लेजिस्लेचर, और दूसरी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, दूसरी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरी को कहते हैं जुडिशरी, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। अब ये जो लेजिस्लेचर है ये यूनियन की अलग होती है यानी कि केंद्र की, और स्टेट की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। यूनियन लेजिस्लेचर में हम अच्छे से जानते हैं पार्लियामेंट आता है, तो पार्लियामेंट ही क्या हुआ, संसद क्या हुआ, संसद हुआ यूनियन लेजिस्लेचर, जो होल इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए लॉ बनाने का काम करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी होगी, ऐसा भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीन से मिलकर बनी होगी। ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेचर की बात करें हम, तो स्टेट की लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा आपका, है ना। और उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा, ठीक है, और गवर्नर आ जाएगा, और गवर्नर आ जाएगा। पर यहां ध्यान ये रखना है, जब हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वहां पे दो हाउस कंपलसरी है, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए इस व्यवस्था को बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। लेकिन स्टेट में हम बात करें तो स्टेट में सभी राज्यों में दो हाउस नहीं होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी राज्यों में होगा, कंपलसरी है, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी में भी है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब बात आए, यानी कि विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद की जब बात आती है, तो विधान परिषद इंडिया में सिर्फ 6 राज्यों में है, इंडिया में सिर्फ 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी राज्यों में होगा, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, विधानसभा जिसका चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है विधानसभा के चुनाव में और एमएलए चुनती है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ ओवरव्यू दिया मैंने आपको, लेजिस्लेचर यूनियन की अलग और स्टेट की अलग होती है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव भी यूनियन की अलग होगी, यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसे केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका कहेंगे, और स्टेट की अलग होगी जिसे राज्य कार्यपालिका कहेंगे। अब यूनियन लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का। स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आ जाएंगे आपके, ये अभी हम पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री, और इनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद, और लास्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में। वहीं स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा, प्रेसिडेंट की जगह यहां गवर्नर ले लेगा, गवर्नर आ जाएंगे, और पीएम की जगह सीएम, मुख्यमंत्री, और इसके साथ जो मंत्रिपरिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जिस प्रकार सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 76 के अंदर उनका प्रावधान है, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य के महाधिवक्ता, ये आपके राज्य के अंदर होते हैं। ठीक है, समझ आया। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेंटर पे अलग होती है, राज्य में अलग होती है। लेकिन जब जुडिशरी की बात करते हैं तो संविधान में प्रॉपर लिखा हुआ है कि इन इंडिया वी हैव अ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। भारत में जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि पूरे देश के लिए एक है, इसे केंद्र और राज्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इंडिपेंडेंट है इंडिया की जुडिशरी, इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आप जानते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट्स में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का कोई दखल नहीं होता। इनका खुद का अपना कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेजियम प्रणाली होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जज शामिल होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को कई बार चैलेंज करने की कोशिश की गई है, जैसे कि जो वर्तमान सरकार है, जब ये मोदी सरकार आई तो एनजेएसी लेकर आई है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी के खिलाफ है, तो उसको निरस्त कर दिया। वो आगे हम चीजें देखेंगे। फिलहाल मेरा मतलब ये था बताने का कि जो सरकार होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल होती है, यानी बहुत सारे लोगों का समूह होती है। उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका केंद्र की अलग होती है, राज्य की अलग, कार्यपालिका केंद्र की अलग होगी, राज्य की अलग, और न्यायपालिका इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं अभी वो है एग्जीक्यूटिव, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्र की विधायिका। तो यहां देखें, ये आपकी संघीय विधायिका है, केंद्र की विधायिका है। इसमें प्रेसिडेंट आ जाएंगे आपके, इसमें कौन आएगा, प्रेसिडेंट आ जाएंगे। प्रेसिडेंट का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक दिया है संविधान में, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक दिया है। वाइस प्रेसिडेंट का दिया है 63 से लेकर 73 तक प्रावधान है, और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 74, 75, 77 और 78 अनुच्छेद जो है उसमें प्रधानमंत्री के जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 आर वेंकट रमनी, जो वर्तमान में है अभी। तो इन सब से मिलकर बनी होती है केंद्र की कार्यपालिका। समझ गए? केंद्र की कार्यपालिका में कौन आएगा, राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के जो हेड हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं और रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, है ना। और ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, जो सरकार को लीगल मैटर पर एडवाइस देने का काम करते हैं, प्लस सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हमने राष्ट्रपति, ये तो हमने क्लियर कर लिया, ये समझ लिया अच्छे से। अब इसमें जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में पहले व्यक्ति आएंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो पहले व्यक्ति आएंगे वो कौन होंगे, वो होंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को हम प्रथम नागरिक बोलते हैं, सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बोला जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता। तो योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, 35 साल, 35 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर काम न करता हो, यानी कि लाभ के पद पर कार्यरत न हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरह से कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना ले रहा हो, है ना।
तो ये क्वालिफिकेशन होगी। जो व्यक्ति क्वालिफिकेशन पूरी करेगा उसका होगा इलेक्शन, उसका होगा इलेक्शन। अब जो चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से होते हैं राष्ट्रपति के, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ध्यान रखना, जिस चुनाव में कॉमन पीपल यानी कि हम और आप लोग वोट दें वो क्या है, डायरेक्ट चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव है, जैसे कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। और जिस चुनाव में हम लोग वोट नहीं देते, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधि वोट देते हैं, जैसे कि एमएलए और एमपी, तो उस चुनाव को हम इनडायरेक्ट चुनाव कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसे आप निर्वाचन मंडल कहेंगे, निर्वाचन मंडल ये बनाया जाता है। निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, पहला ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और दूसरा ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब एमएलए, तो वो भी वोट देते हैं। अब राज्यों की विधानसभाओं के तो देते ही हैं, साथ ही साथ दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, यहां पे भी विधानसभा होती है, तो ये लोग भी वोट देंगे। तो यहां आपको याद रखना है, केवल इलेक्टेड मेंबर वोट देंगे, निर्वाचित सदस्य ही वोट देंगे, क्योंकि हम जानते हैं राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वेलफेयर से बिलोंग करते हैं। वो 12 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, वो 12 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्शन हो गया, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ओथ कौन दिलवाएगा, शपथ कौन दिलवाएगा राष्ट्रपति महोदय को, तो शपथ दिलवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये दिलवाएंगे। प्रेजेंटली कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना, जो सिर्फ 6 महीने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इनकी उम्र ऑलरेडी 64.5 साल हो गई है, 65 साल पे रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो सीजीआई शपथ दिलवाएंगे, शपथ दिलवाने के बाद इनका टेन्योर कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का, अपने ऑफिस में कब तक रह सकते हैं भाई, तो कार्यकाल होगा इनका 5 साल, 5 साल का कार्यकाल है। अब बात यह आती है, क्या 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। पहला चांस तो यह है कि राष्ट्रपति खुद से अपना इस्तीफा दे दें, तो राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसको देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस है कि इन्हें हटा दिया जाए, राष्ट्रपति को किसी भी मिसबिहेवियर या कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के चक्कर में हटा दिया जाए। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, इंपीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से जो प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन है, पास हो जाएगा। लेकिन हां, अगर महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में नोटिस देना पड़ेगा। समझ गए, दोनों हाउसेस में वो प्रस्ताव पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में, तो फिर उनको हटा दिया जाएगा। समझ आ गया, तो ये वाला केस हो गया। अगला केस ये है कि जिस इलेक्शन प्रोसेस से राष्ट्रपति चुनकर आए हैं उस इलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई फ्रॉड होता है, धांधली होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन प्रोसेस को ही रद्द कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो राष्ट्रपति जी को उस समय पद छोड़ना पड़ जाएगा। लास्ट में 5 साल से पहले अगर मृत्यु हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो भी उनका पद खाली हो जाएगा। अब बात यह आती है कि अगर राष्ट्रपति का पद समय से पहले खाली हो जाता है तो उनकी जगह काम करने कौन आता है, उनकी जगह काम करने
कौन आएगा? तो प्रेसिडेंट का पद अगर समय से पहले खाली होता है तो इनकी जगह पे काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आता है। इनकी जगह पर काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति आएंगे। अब बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस समय, तो उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट है, तो फिर इसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। मान लो ये भी नहीं है, तो फिर इसकी जगह एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो फिर इस जगह पर आ जाएगा, लेकिन प्राथमिकता वाइस प्रेसिडेंट को दी जाएगी। समझ आ गया? तो ये है। अब प्रेसिडेंट की बहुत सी होती है पावर, प्रेसिडेंट की पावर्स भी होती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स भी होती हैं, जिनमें अगर हम बात करें पावर्स में, तो देखो यहां पे लेजिस्लेटिव पावर होगी, यानी कि विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि विधायी शक्ति, कानून बनाने से संबंधित शक्ति, और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर होगी, कार्यकारी शक्ति होगी प्रेसिडेंट की, है ना। और फिर जुडिशियल पावर भी होगी, यानी कि न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्ति हो जाएगी। इसके अलावा आपकी इमरजेंसी पावर भी होती है, इमरजेंसी पावर होती है ना। इमरजेंसी पावर, संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र है, आपातकाल का जिक्र है। एक आर्टिकल 352 के तहत, एक आर्टिकल 356 के तहत, एक आर्टिकल 360 के तहत। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और 356 के तहत राज्य का आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ये घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी पावर हो गई। साथ ही साथ मिलिट्री पावर भी होती है, मिलिट्री पावर भी है राष्ट्रपति के पास, जिसमें राष्ट्रपति जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का चीफ कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। इसके साथ साथ जो है फाइनेंशियल पावर भी होती है, वित्तीय शक्ति भी होती है राष्ट्रपति की, वित्तीय शक्ति। इसमें क्या है, जैसे कि आपको पता है एक होता है फंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आपातकालीन निधि या आकस्मिक निधि, जिसमें 500 करोड़ रुपए हमेशा रिजर्व रहते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए। तो अगर उसमें से पैसा सरकार निकालकर खर्च करना चाहती है, देन परमिशन लेनी होगी आपको राष्ट्रपति की। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक होती है आपकी जो है पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमादान शक्ति। क्या होगा? क्षमादान शक्ति। अब इस पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति जो है किसी की सजा को माफ कर सकते हैं, किसी की सजा को कम कर सकते हैं, किसी की सजा को बदल भी सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में है आपकी डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर यानी कि कूटनीतिक शक्ति या राजनयिक शक्ति। तो इसके तहत आप जानते ही हैं कि जो भी डील्स होती हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, और फॉरेन कंट्री में जो एम्बेसडर हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये ओवरऑल है। लेजिस्लेटिव पावर में अगर हम बात करें तो विधायी शक्ति यानी कि कानून बनाने से संबंधित शक्ति। तो आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो जाए उसके बाद बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के वो कानून नहीं बनता है ना। तो ये लेजिस्लेटिव पावर है। साथ ही साथ ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर होती है राष्ट्रपति के पास, एक अध्यादेश जारी करने की पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, कार्यकारी शक्ति, तो राष्ट्रपति डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, नियुक्तियां करते हैं, जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की, तो वाइस प्रेसिडेंट की। तो ये कार्यकारी शक्ति हो गई। जुडिशियल पावर की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, बाद में वो डिसीजन सुनाते हैं जस्टिस से रिलेटेड। तो ये अल्टीमेटली जुडिशियल पावर हो गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ये हमने ओवरऑल थोड़ा सा ब्रीफ में समझा चीज है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।